मैथ्स मजा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम वेक्टर अलजेब्रा का बचा हुआ हिस्सा एक्सरसाइज 10.2 में जो हमारा सवाल पीछे के एपिसोड में हमने 1 से 8 तक हल कराए थे, उसके बाद प्रश्न संख्या 9 से आगे तक हल कराएंगे और आप इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहें। तो हमारा प्रश्न संख्या 9 हमसे ये सवाल कर रहा है कि दिए हुए सदिशों, ये हमारा दिया हुआ दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मतलब दो सदिश हमें पहले से दे रखे हैं और इन दोनों सदिश के जोड़ने के बाद जो एक नया सदिश प्राप्त होगा, उस जो जोड़ने के पश्चात जो सदिश प्राप्त होगा उस सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो हमारा इसका सॉल्यूशन जो होगा, हम पहले करेंगे इसका जोड़। तो हम इसका जोड़ करेंगे तो हमारा ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे? तो जैसे अलजेब्रा का सीधा बीजगणित का जोड़ होता है, बस उसी तरह से हम इसको जोड़ेंगे। तो हमारा यहां से 2i और माइनस में 1i, तो ये हमारा प्लस में 2i माइनस में 1i, तो हमारा एक i बच जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस में 1i। उसके बाद अब फिर देखते हैं माइनस में जे और फिर प्लस में जे प्लस में जे माइनस में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहाँ हमारा बचेगा ये हो जाएगा 0j। उसके बाद फिर के पर विचार करते, ये हमारा के है और यहाँ भी के है, तो 2 के प्लस में और 1 के माइनस में, तो हमारा ये बच जाएगा प्लस में 1 के, तो ये हो जाएगा अपना प्लस में 1 के। तो यहां से निकल के आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हमको निकालने हैं मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश निकालने के विषय में हमने पिछले एपिसोड में ये कहा था कि मात्रक सदिश निकालेंगे तो उस समय में हमें उस दिए गए सदिश में उसके मापांक से भाग करेंगे और जो सदिश प्राप्त होगा वही सदिश उस सदिश का मात्रक सदिश, इकाई सदिश, एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो हमें इसका मापांक निकालने पड़ेंगे, इसके मॉड निकालने पड़ेंगे। तो हमने वेक्टर तैयार कर दिए, अब इसका मॉड निकालेंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब इसके मॉड निकालेंगे। तो मॉड क्या होते हैं? तो मॉड वही होता है जो दिक्अनुपात होते हैं उसके वर्गों के जोड़ का वर्गमूल होता है। तो हम इसका जब मॉड निकालेंगे तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा 1 का स्क्वायर अब प्लस, अब देखो 0 तुम जे लिख भी सकते हो या इसको आप इतना भी लिख सकते हो कि ये हो जाएगा हमारा 1i, या इसीलिए आप ऐसे लिख सकते हो कि हमारा हो जाएगा i और 0j, मतलब आप जे का काम ही खत्म कर दो। तो यहां से बच जाएंगे i प्लस k। तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा i के बगल में जो हमारा नंबर है वो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर जे तो है नहीं k है, तो k के बगल में जो हमारा नंबर है उसका स्क्वायर हो जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हिसाब किताब करके हमारा यहां से प्राप्त होने वाला है वो आएगा √2। तो हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाले और उसके बाद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड निकाले। अब हमें क्या करने हैं? तो अब हमें इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अलाउंग में, इसके डायरेक्शन में हमें निकालने हैं इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे तो हमारा यहां से वैल्यू आएगा ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश, इसके अलाउंग में के अनुदिश इकाई सदिश। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश हमारा यहां से आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, वो होगा इकाई सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और उसके ऊपर हम एक कैप लगा देंगे। मतलब ऐसे ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर जुट गए और इसकी इकाई निकाल रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर हम एक कैप लगा दिए। तो हमारा ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश यूनिट वेक्टर, और यहां से वैल्यू आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बट्टा में इसके मॉड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। तो यहां से अब इसका मान हमको पता कहां से चलेगा? पहले से निकाल रखे हैं और ये मान है हमारा 1i प्लस, या इसको ऐसे कहो ये i प्लस के, तो ये हो जाएगा हमारा i प्लस के और इसके बट्टे में हमारा मॉड इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, तो यहां से आएगा अपना √2। अब देखो i के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है और √2 किसके बट्टा में है? तो √2 i के भी बट्टा में है, k के भी बट्टा में, दोनों के बट्टे में, इसलिए इसको हम अलग अलग पार्ट में बांट देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 1/√2 और ये हो जाएंगे i और उसके बाद प्लस 1/√2 और ये हो जाएंगे k। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश हमारा ये फाइनल में यही आंसर बन जाएगा। और उसके बाद हम अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। हमसे ये कह रहा है कि सदिश जो हमको गिवन है 5i माइनस जे प्लस 2k के अलोंग, मतलब उसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है। हमको सदिश दे रखा है और उस दिए गए सदिश के अनुदिश उसी के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर पता करने हैं, ज्ञात करने हैं जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मापांक 8 इकाई है। मतलब ये कह सकते हैं कि उसका जो हमारा जो वेक्टर दे रखा है उसके 8 गुना इकाई वाला एक सदिश ज्ञात करना। जो पहले दे रखा है हमें एक सदिश और उसके 8 गुना इकाई वाला एक वेक्टर हमको पता करना है। चल पहले हम ऐसा करते हैं कि इस वेक्टर को कुछ नाम देते हैं, क्योंकि इसमें कोई नाम दिया हुआ नहीं है। तो हम यहां से करते हैं कि माना ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस जे
प्लस में 2k। ऐसा करने से क्या होगा, हम इस वेक्टर का हमने नाम दे दिया। अब करते हैं कि इस ए वेक्टर का इकाई सदिश निकालते हैं। तो ए वेक्टर का पहले परिमाण निकालेंगे। तो ए वेक्टर का परिमाण, तो ए वेक्टर का मॉड जो होगा वो होगा हमारा √5 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर। हमने पिछले वीडियो में हमने सिखाया था, या पीछे जितने भी सवाल बनते हैं उसमें जहां भी परिमाण निकालने होते उसमें हम बराबर ये कहा करते हैं कि परिमाण जब निकालने हो तो आई के बगल में देखो, जे के बगल में देखो, के बगल में देखो, और जो है उसका स्क्वायर करके वर्ग करके और उसको जोड़ दो, फिर उसका वर्गमूल निकाल दो। तो यही हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड, यही हो जाता है उसका परिमाण। तो ये वेक्टर का परिमाण हमने यहाँ से निकाला। तो यहाँ से हमारा इसका वैल्यू जो आएगा वो 25 आएगा, फिर 1 और फिर 4। तो यहाँ से 25, 4, 29 और 1, 30। तो √अंडर ये 13 हो जाएगा इसका अमाउंट, मतलब मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो ए वेक्टर का परिमाण हमने निकाल लिया। प्रश्न हमसे केवल ये नहीं पूछ रहा है कि ए वेक्टर निकालो या ए वेक्टर का परिमाण निकालो, प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि 8 इकाई वाला सदिश। तो 8 इकाई वाला सदिश, ए वेक्टर के 8 इकाई वाला सदिश। तो यहां से हमारा आएगा जो ए वेक्टर का पहले हम इकाई सदिश निकालते हैं। तो ए वेक्टर का इकाई सदिश होगा ए वेक्टर का इकाई सदिश। तो ए वेक्टर का इकाई सदिश होंगे वो हमारा ऐसे होगा, ए यूनिट वेक्टर, मतलब ए के माथे पर हमने कैप लगा दी, ए के माथे पर कैप लगा दी। उसके बाद ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएंगे ए वेक्टर बट्टा में मॉड ए वेक्टर, मतलब वेक्टर में उसके मॉड से हम डिवाइड करेंगे। तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा, इसीलिए ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, और ए वेक्टर का वैल्यू हमारा ये है तो ये हो जाएंगे 5i और उसके बाद -j और फिर उसके बाद प्लस में 2k। उसके बाद इसका मॉड करेंगे तो मापांक में जो हमारा आएगा परिमाण जो आएगा वो तो पहले से पता है हमको, √30 बस भर देते हैं यहाँ से। ए वेक्टर, तो ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर का इकाई निकाल रहे हैं तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बटा मॉड ए वेक्टर। वही ए यूनिट वेक्टर का वैल्यू हमने यहाँ पर भरा, ए वेक्टर का मान हमने यहाँ लिख दिया, और ए वेक्टर का मॉड, तो ए वेक्टर का मॉड जो है वो हमने पहले से निकाल रखे हैं। तो यहाँ से आएगा हमारा √30। और उसके बाद अब ये √30 जो है, ये जो हमारा वैल्यू आया, ये इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि √30 किसी एक के बट्टे में नहीं, सारे टर्म जितने भी टर्म है सारे के बट्टे में। तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा 5/√30i। उसके बाद इसको अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, फिर ये हो जाएगा -1/√30j। उसके बाद फिर आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा 2/√30 और उसके बाद k। तो हमारा यहां से वैल्यू आया, ए यूनिट वेक्टर का मान हमारा ये प्राप्त हुआ, ए यूनिट वेक्टर का मान हमारा ये निकल के आया। अब प्रश्न ए यूनिट वेक्टर नहीं करा था, उसी ए वेक्टर के अनुदिश 8 इकाई परिमाण वाला सदिश पता करने हैं। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर बनेगा ए वेक्टर के अनुदिश 8 इकाई, ए वेक्टर के अनुदिश 8 इकाई परिमाण का सदिश। तो ये हमारा वैल्यू यहां से मान निकल के आया, ए वेक्टर के अनुदिश 8 इकाई परिमाण वाला सदिश वो हो जाएगा ए वेक्टर के ए यूनिट वेक्टर में 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 इकाई, 8 गुने इकाई, मतलब 8वें इकाई से गुना करने होंगे। तो ये हो जाएगा 8 गुने ए यूनिट वेक्टर, और ए यूनिट वेक्टर का मान हम पहले से ऑलरेडी तैयार करके रख रखे हैं। ये हमारा ए यूनिट वेक्टर का मान निकल गया है। तो बस इसी वैल्यू में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से आएगा 8 इंटू, और ए वेक्टर का, ए यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू है हमारा वो हो जाएगा 5/√30i, और उसके बाद -1/√30 और फिर j, और फिर उसके बाद आएंगे 2/√30 और ये हो जाएंगे k। यहां से हमारा जो मान आएगा वो 8 से इसमें सब में गुना हो जाएंगे, क्योंकि 8 जो है पूरे यूनिट में गुना करवाएगा। तो यहां से हमारा वैल्यू इससे इसमें मल्टीप्लाई होंगे, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होंगे और इससे इसमें मल्टीप्लाई होंगे। अब जब गुना करेंगे तो वही हमारा फाइनल आंसर आएगा, जो ए वेक्टर के अनुदिश 8 इकाई परिमाण वाला सदिश बनेगा। तो यहां से फाइनल हमारा आंसर बन गया, 8 और 5 का गुना करेंगे, ये हो जाएगा 40, और उसके बाद बट्टे में √30, उसके बाद ये हो जाएंगे i, और फिर 8 से फिर 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8, और फिर बट्टा में √30, और फिर बगल में आ जाएगा यहां से j। फिर 8 से हम 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, और फिर बट्टा के नीचे हमारा ये हो जाएगा √30। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 8 इकाई परिमाण वाला सदिश जो ए वेक्टर के अनुदिश है। हम आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। मैं इसको मिटाने से पहले या अगला सवाल बताने से पहले एक बार फिर से बोल दूं, हमारा सदिश गिवन है, ये हमारा वेक्टर है, और इस वेक्टर के अनुदिश एक वेक्टर तैयार करो। वेक्टर के अनुदिश एक ऐसा वेक्टर तैयार करो जो वेक्टर
दिया हुआ वेक्टर का 8 गुना है, उस वेक्टर का 8 गुना है, वो वेक्टर आपको पता हो तो पहले हमने क्या किया, दिया हुआ सदिश को पहले तो नाम दिया, माना कि ये वेक्टर बराबर ये रहा और ये वेक्टर का परिमाण हमने निकाला। ऐसा क्यों? क्योंकि इकाई सदिश ज्ञात करने में हमें परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ए वेक्टर का इकाई सदिश हमने ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई मॉड ए वेक्टर, जहां से हमने ये वैल्यू निकाले, ए यूनिट वेक्टर का मान हमने यहां ज्ञात कर लिया। प्रश्न हमको ए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए नहीं कह रहा था कि ए वेक्टर के अनुदिश 8 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करने के लिए। तो अब हमने यहां पर लिखा ए वेक्टर के अनुदिश 8 इकाई परिमाण वाला सदिश, तो 8 इकाई, 8 गुने इकाई, तो 8 गुने और इकाई तो हमने निकाला है, यही तो इकाई सदिश है, ए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश। तो 8 इंटू और ए यूनिट वेक्टर, और 8 से हम पूरे ए यूनिट वेक्टर का मान यहाँ पर पुट कर दिए, 8 से हमने सब सारे टर्म में गुना कर दिया, फिर सारे टर्म जो थे वो अलग अलग पार्ट में वहां पर लिख दिए, बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाए। तो हमारा सवाल नंबर 11 नंबर क्वेश्चन लेकर आ गए, मतलब शो करने हैं, आपको साबित करने हैं, दर्शाने हैं कि ये हमारा दिया हुआ वेक्टर और ये दिया हुआ वेक्टर ये दोनों कोलिनियर है, दोनों संरेख है, दोनों समानांतर है। ये बतलाने हैं कि ये दिया हुआ सदिश और ये दूसरा सदिश ये दोनों समानांतर है, कोलिनियर है। मैं आपके इस सवाल को बताने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कंसेप्ट पर मैं चर्चा करूं, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझे और फिर हम सवाल को डील करते हैं। तो दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे, संरेख होंगे यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के दिक् अनुपातों का अनुपात बराबर होगा। तो यह एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन ये भी है, जैसे अब मान लो कि ए वेक्टर ये हमारा हो गया a1i और प्लस a2j और प्लस a3k, और फिर ये हमारा बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू ये हमारा बन जाता है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर दो ऐसे वेक्टर हैं, दो ऐसे सदिश हैं जो अगर समानांतर होते हैं तो इसके कंडीशन बताओ, तो इसके दो शर्त बताएंगे हम। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समानांतर होंगे, समानांतर का मतलब पैरेलल, इसका मतलब कोलिनियर, संरेखी, सब वही बात है। तो समानांतर या संरेखी, संरेखी होंगे, संरेखी होंगे, संरेखी होंगे यदि 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 a1 बटा a1 ये रहा हमारा a1 बट्टा b1, a1 बट्टा b1 दिक् अनुपातों का अनुपात बराबर होगा a2 बट्टा b2। तो ये हमारा जेके गुणांक है, जेके गुणांक है, बस इसकी बात कर रहे हैं। तो a2 बट्टा b2 और फिर यहां से आगे ये वैल्यू आएगा a2 बट्टा b2 और फिर बराबर a3 बट्टा b3। अगर ये दिक् अनुपातों का अनुपात अगर बराबर हुआ तो ये दोनों सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख सदिश होंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। एक शर्त तो ये हो गया कि अगर संरेख होंगे तो उसके दिक् अनुपातों का अनुपात बराबर होना चाहिए, a1 बटा b1 बराबर a2 बटा b2 बराबर a3 बटा b3। दूसरा एक शर्त है ये कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेखी होते हैं, समानांतर होते हैं, तब ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। ये लेमडा कांस्टेंट है, लेमडा कोई नंबर है, लेमडा कोई संख्या है। अगर ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर हो जाए, लेमडा कोई नंबर है, अगर ऐसा हो जाए तो भी ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेखी है। या ए वेक्टर और बी वेक्टर के दिक् अनुपातों का अनुपात, दिक् अनुपातों का अनुपात, अगर ये अनुपात रेशियो अगर बराबर आते हैं तो ये हो जाएगा दोनों सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख सदिश। तो हम इसको आगे ले चलते हैं, अब हम इसको डील करते हैं। तो हमारा यहां से सवाल हमसे ये, इसको मान लो ये हमारा a1 है, अगर ये हमारा ये b1 है, तो यहां से हो जाएगा कि इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहले इसका कुछ नाम दे देंगे। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएंगे 2i और फिर माइनस 3j प्लस 4k। ए वेक्टर हमने लिख दिया, फिर ये हमारा इस वेक्टर को नाम देते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4i फिर प्लस 6j और उसके बाद माइनस 8k। अब इस पर फिर या तो इस मेथड पर लाओ या इस मेथड पर लाओ, दोनों से आप संरेख प्रूफ कर दोगे, दोनों से आपका पता चल जाएगा कि वेक्टर बी वेक्टर संरेख है, समानांतर है। इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाएगी या इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाएगी। तो आप कहीं से भी कुछ कर दो, बराबर बातें हो जाएगी। चलो हम ऐसा करते हैं, हम दोनों से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा मान लो कि हमारा बी वेक्टर है, बी वेक्टर हमारा ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो बी वेक्टर को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो बी वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे ये हमारा हो गया -4 + 6 -8। इसमें से हम चाहें तो -2 कॉमन ले सकते हैं,
तो -2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2i, और फिर ये हो जाएंगे माइनस में 3j, और फिर -2 कॉमन ले रखे हैं तो ये हो जाएगा प्लस में 4k। अब देखो ध्यान से, क्या ये वही सदिश है? क्या वही सदिश है जो ए वेक्टर है? देखो ध्यान से देखो, ये हमारा जो वेक्टर है ये वही वेक्टर है ना जो ए वेक्टर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये -2 इंटू ए वेक्टर, और यहां से हमारा वैल्यू आएगा तो यहां से एक नया मान प्राप्त हो रहा है, इसीलिए बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 इंटू ए वेक्टर, या आप इसको ऐसे लिख दो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, और ये माइनस वहां से मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आएंगे तो -1/2 इंटू बी वेक्टर। अब देखो ध्यान से, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर हो जाए तो वो दोनों सदिश कैसे है? समानांतर सदिश है। तो बताओ ये -1/2 लेमडा की जगह पर आ गया लेमडा की जगह पर, तो हमारा इस कंडीशन से भी यहां पर चेक कर लिया हमने, और यहां से लिख देंगे कि चूंकि ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर, और लेमडा कहां है? तो लेमडा यही है लेमडा, तो लेमडा बी वेक्टर है, इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख हैं। चलो एक मेथड से यहां से पता चल गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे कोलिनियर है, तो यहां से हम चेक कर लिया। बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 कॉमन लेकर उसके बाद हमने ए वेक्टर बराबर -1/2 इंटू बी वेक्टर, और जहां पर -1/2 लेमडा के जगह पर आ गया। एक दूसरी मेथड से भी हम इसको समझेंगे, तो ये हमारा दूसरा मेथड यह हो सकता है कि संरेख होंगे तो इसके दिक् अनुपातों का अनुपात बराबर होगा। तो देखो ध्यान से देखो, इसमें अगर हमारा ये a1 है तो ये हो जाएगा b1, तो यहां से हम चेक करेंगे पहले इसको, ये दूसरे मेथड से हमारा बता रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा a1 बट्टा b1, तो ये हो जाएगा -2 बटा -4, तो ये हो जाएंगे, ये हमारा 2 प्लस में 4 माइनस में, तो 2/-4, और यहां से कट के आ जाएंगे ये -1/2। चलो a1 बटा b1 हमने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं ये a2 बटा b2, तो ये यहां से हमारा ये वैल्यू आएगा a2 बटा b2, ये वैल्यू है हमारा -3/6, तो ये यहां से निकल के आया और ये हो जाएंगे -1/2। चलो a2 बटा b2 हमारा ये भी क्लियर हो गया। अब फिर a3 कहां है? तो ये 3 जो है हमारा वो k का गुणांक है, तो a3 बटा b3। अब इसके बाद ये वैल्यू आएगा 4/-8, इसका काटकूट करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा 4 और 8 कटेंगे तो यहां से -1/2। अब ठीक से देखो कि यहां हमारा जो वैल्यू है a1 बटा b1 का मान, a2 बटा b2 का मान, a3 बटा b3 का मान, क्या ये तीनों बराबर है? बराबर, जरूर है बराबर। देखो ध्यान से, यहाँ बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तीनों तो समान वैल्यू है। जब तीनों समान वैल्यू है तो लास्ट में हम इसको इस हिसाब को समापन करेंगे, इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देंगे कि चूंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के दिक् अनुपात कौन? आई जे के बगल में दिक् अनुपात का अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है, इसलिए ए वेक्टर तथा बी वेक्टर संरेख है। तो हमने इस प्रश्न को दो तरीके से क्लियर किया। एक पहला विधि जो जिसमें ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, और दूसरा ये दिक् अनुपातों का अनुपात बराबर कर दो और लास्ट में एक लाइन लिख दो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का दिक् अनुपात का अनुपात बराबर है, इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख है। हमारा प्रश्न संख्या 12 में है। प्रश्न संख्या 12 हमसे ये पूछ रही है कि हमारा वेक्टर दे रखा है और इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करो। तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने के हमने पीछे विधि बताए थे, और पहले एक बार मैं रिकॉल करना चाहूंगा कि दिक् कोसाइन क्या होता है। तो कोई सदिश, कोई वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ जो कोण बनाता है उस कोण के कॉस मान को उस सदिश की दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या कहते हैं। जैसे मान लो हमारा ये कोई वेक्टर है, तो ये वेक्टर हमारा इस एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ जो कोण बनाएगा वो हमारा कोण जो होगा वो हो जाएगा उस सदिश का, दिया हुआ सदिश का, उसके कॉस मान, जो कोण बनेंगे उसके कॉस मान उस दिए हुए सदिश का दिक् कोज्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। तो यहां हमारा एक वेक्टर है और दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं? तो दिया हुआ सदिश का दिक् अनुपात निकालते हैं। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका dr पहले निकालो, तो dr हमारा हो जाएगा, यहां से dr निकल के आएगा, दिक् अनुपात निकल के आएगा, इसको हम दिक् अनुपात ही लिखेंगे। तो ये दिक् अनुपात जो आएगा वो हमारा होगा i के बगल में, j के बगल में, k के बगल में जो वैल्यू होंगे वही सब दिक् अनुपात होंगे। देखो दिक् अनुपात क्या है, तो दिक् अनुपात हमारा 1 2 3 है, 1 2 3 दिक् अनुपात हमने निकाल लिए। अब इसके इकाई सदिश निकाल दो और उसके अगल बगल में, आई के बगल में, जे के बगल में, के बगल में जो सब वैल्यू आएगा वो सब दिक् कोसाइन बन जाएंगे।
तो इसका मापांक निकालते हैं। तो ए वेक्टर, मान लो इसका अगर नाम अगर ए वेक्टर देते हैं, तो इस दिया हुआ सदिश का परिमाण, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं, तो इसका परिमाण जो होगा वो हो जाएगा हमारा रूट अंडर सभी अनुपातों के वर्गों का जोड़। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां से आएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर प्लस 3 का स्क्वायर, यहां से आएगा हमारा 1 4 और 3, मतलब ये 9। तो ये मतलब कुल मिला के हमारा हो जाएगा तो 9 4 और 1, तो 9 4 13 है 14, तो ये रूट अंडर हमारा हो गया 14। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं यहां से आगे समझते हैं। तो हमको दिक कोसाइन निकाले थे, तो दिक कोसाइन का हमारा L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से हमारा ए का वैल्यू 1 हो गया दिक अनुपात, और बट्टा में उसके मापांक, तो ये हो जाएंगे 1/√40। इसी तरह से एक दिक कोसाइन कहलाएगी L, दूसरा M, तो ये हो जाएंगे M इज इक्वल टू कॉस बीटा, और कॉस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा वैल्यू। तो दूसरा y एक्सिस का दिक अनुपात कॉस बीटा में हम निकालेंगे y एक्सिस का दिक अनुपात, और फिर मापांक का दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो यहां से हो जाएंगे b बटा, ये हो जाएंगे b बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां से b का मान तो ये हो जाएंगे 2, और इसके बाद इसके बट्टा में जो वैल्यू है वो रूट वाला वैल्यू, तो रूट अंडर 40। तो हमने L निकाल दिए, M निकाल दिए। अब इसी तरह से अगर हम चाहे तो N भी निकालेंगे, और निकालना तो है ही। तो N इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा कॉस गामा, और कॉस गामा का वैल्यू तो ये सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये सारे वैल्यू में जहां जहां इसके जो मान है उसको हम पुट करेंगे। तो सी का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो गया 3, और बट्टा में फिर रूट अंडर वाला जो वैल्यू है वो हमने क्या निकाला था 40। तो यहां से ये हमारा तीनों निकल के आएगा, ये हमारा बन जाएगा DC ऑफ दिस वेक्टर, मतलब ये हमारा बन जाएगा इस दिए हुए सदिश का दिक कोसाइन दिक कोज्या। ये हमारा एक आंसर ये बनेंगे, दूसरा आंसर ये बनेंगे, तीसरा आंसर बनेंगे। चलो हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13 को लेकर। हमारा प्रश्न संख्या 13 हमसे क्या पूछता है, तो ये कह रहा है बिंदु A दे रखा है, B दे रखा है, और A और B को मिलाने वाली जो हमारा वेक्टर बनेगा A से B की ओर, A से B की ओर, इसका मतलब है कि हमारा अगर एक पॉइंट A बनता है और दूसरा पॉइंट B बनता है, तो हमारा प्रारंभिक बिंदु हो जाएंगे A और अंतिम बिंदु हो जाएगा B, मतलब इनिशियल पॉइंट हो जाएंगे A और फाइनल पॉइंट हो जाएंगे B। तो A से B के डायरेक्शन में जो हमारा वेक्टर बनने वाला है, A से B के तरफ जाने वाला जो सदिश है, वो सदिश का कहता है कि दिक कोज्या ज्ञात करो, मतलब वही डायरेक्शन कोसाइन। ठीक इससे पीछे वाला सवाल 13 नंबर सवाल में हमने दिक कोज्या ही निकाले थे, और वही पूछ रहा है फिर से दिक कोज्या निकालो। आपको फिर से दिक कोज्या निकाले हैं, लेकिन गिवन में हमको ये दे रखा है कि हमको एक वेक्टर बनाने होंगे पहले से, और उसके बाद आप उस सदिश का निकालो। तो हमारा ये बन गया ए बी वेक्टर, जो ए से बी के डायरेक्शन में जाने वाला सदिश है। हमारा ए पर पॉइंट जो है हमारा, उसको हम नोट करते हैं, तो ये हमारा मिलेगा 1 2 -3। फिर बी का पॉइंट क्या हो जाएंगे -1 -2 1। अब देखो यहां से हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों क्लियर हुए। अब जब दोनों क्लियर हुए तो हम ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो हमने पीछे सिखाया था कि बिंदुओं से होकर जाने वाली सदिश स्थिति सदिश कहलाती है, और स्थिति सदिश में हम क्या करते हैं, तो दिया हुआ सदिश में अगला पॉइंट से पिछला पॉइंट को घटाते हैं। तो ए और बी से होकर जाने वाली वेक्टर कौन सी वेक्टर बनेगी, तो ए और बी से होकर जाने वाली सदिश कहलाएगी ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, तो पॉइंट बी में से ए को घटाते चलेंगे। तो -1 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1, और उसके बाद माइनस उसमें से हम घटा रहे हैं किसको, तो एक को, -1 -1, और ये हो जाएंगे आई। उसके बाद फिर -2 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस -2 माइनस ये हो जाएंगे 2। तो ये हो जाएगा अगला पॉइंट में से पिछला पॉइंट को घटा दो, तो ये -2 में से घटेंगे, कौन घटेंगे 2 घटेंगे, तो यहां से घट गया, और फिर ये हो गया हमारा इसका इकाई सदिश जे, और फिर अगला पॉइंट में से फिर पिछला पॉइंट को घटाएंगे, तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा 1, और यहां से -3, तो ये हो जाएंगे 1 -3, और उसके बाद इतने का हो जाएगा यहाँ से के। हमने डबल माइनस क्यों लगाए, तो मैं डबल माइनस इसलिए लगाए कि एक में से अगर जब घटाएंगे तो घटाने हैं तो घटाओ का चिन्ह, और किसको घटाने हैं तो -3 का, तो घटाने हैं इसलिए घटाओ, और दूसरा घटाने जिसको है वो भी माइनस में, इसलिए डबल माइनस लगा। और यहाँ से हमारा निकल के आ गया ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर में ये हो जाएंगे -2i, और फिर ये हो जाएंगे -4j, और फिर यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे प्लस में 4k।
तो यहाँ से हमने ए बी वेक्टर क्लियर कर लिया। अब इस ए बी वेक्टर का जो आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक होगा वह इस ए बी वेक्टर का दिक् अनुपात कहलाएगा। तो यहाँ से हमारा इसका बन जाएगा, ये हो जाएगा डी आर, इस ए बी वेक्टर का ये भी बन जाएगा डी आर, और फिर ये भी वैल्यू आ जाएंगे, वो भी डी आर बन जाएंगे। ये सारे मान जो है वो दिक् अनुपात होंगे, और दिक् अनुपात से हम फिर क्या करेंगे, तो पिछले जो प्रश्न संख्या 12 में हमने सिखाया है कि दिक् अनुपात निकालो, ए बी सी का मान निकालो, A1 B1 और A2 B2, इस तरह से जो हमारा वैल्यू आता है अलग अलग वेक्टर में, तो वो सब मान पता कर लो। चलो इसको हम नाम देते हैं, ये हमारा A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3। तो ये हमारा A1 A2 A3 ये तीनों हमारा इसका दिक् अनुपात बन गया। अब इसका दिक् कोसाइन निकालेंगे, तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए हम इसका मापांक निकालेंगे, ए बी वेक्टर का मॉड निकाल देंगे, और ए बी वेक्टर का मॉड निकाल दो, और यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना, तो ये हमारा -2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद -2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से -4 का स्क्वायर, और फिर यहाँ से हमारा आएगा प्लस में 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आने वाला है वो हमारा आएगा 4 + 16 और प्लस में 16, सब मिला के कितने हो गए, तो 16 16 32 और 4 36, 36 के वर्गमूल निकल जाएंगे, ये हो जाएगा 6। अब देखो ए बी वेक्टर का इकाई सदिश निकाला है या दिक्कोज्या निकाला है, तो याद रख, अगर इकाई सदिश में निकालते हो तो भी दिक्कोज्या निकल जाएंगे, अगर आप दिक्कोज्या ही निकालते हो तो बस जो उसका दिक् अनुपात है उसमें उसके मापांक से भाग लगा दो, वहां से निकल जाएंगे उसका दिक्कोज्या। तो इसकी दिक्कोज्या जो निकालेंगे वो वहां से भी प्राप्त हो सकते हैं या इसके इकाई सदिश से भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ए बी वेक्टर का इकाई सदिश ही निकाल दो, उससे भी दिक्कोज्या मिल जाएंगे। तो ए बी वेक्टर के इकाई सदिश, इसके इकाई सदिश, देखो निकालने हैं हमें दिक्कोज्या, लेकिन हम निकाल रहे हैं इकाई सदिश, क्योंकि इकाई सदिश में आई के, जे के जो गुणांक होंगे वही बन जाएगा, फिर से दिक् कोसाइन बन जाएगा। तो ए बी वेक्टर के ये हो जाएगा अपना इकाई सदिश। तो इकाई सदिश जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा बनेगा ए बी वेक्टर, और फिर उसके मॉड में उसके उस वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर बट्टे उसके मॉड ए बी वेक्टर, और यहां से हमारा वैल्यू आएगा ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर हमने निकाल लिया, यहां हम निकाला था, तो ये हो गया -2i, फिर उसके बाद -4j, और फिर प्लस में 4k, और इसका मॉड ए बी वेक्टर का मॉड यहाँ निकाले, यहाँ ये प्लस में 6 आया है तो यहाँ से 6 हो जाएंगे, और यहाँ से ये -2/6 और ये हो गया i, फिर इसको अलग अलग बांटेंगे, -4/6 और ये हो जाएगा j, फिर प्लस में 4/6 और ये हो जाएंगे k, जो कट के आएगा जो बचेगा वही हमारा दिक् कोसाइन बच जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा वो -1/3 और ये हो गया i, फिर ये हो गया -2/3 और ये हो जाएंगे j, और फिर यहां से आएंगे 2/3 और ये हो जाएंगे k। अब यहां से जो वैल्यू है ये हो गया हमारा दिक् कोसाइन, ये भी हो गया दिक् कोसाइन, ये भी हो गया दिक् कोसाइन। तो इस सदिश का, तो ए से बी की तरफ जाने वाली सदिश का, यानी कि ए बी वेक्टर का, तो ए बी वेक्टर का डीसी दिक् कोसाइन, दिक् कोज्या, तो ये दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या ये हमारा आएगा, वो वैल्यू हमारा आएगा एल बराबर हमारा ये वैल्यू आएंगे, ये -1/3 और फिर m बराबर, तो m बराबर आएगा -2/3 और फिर n बराबर आएंगे, क्योंकि दिक् कोसाइन को एल से दर्शाते हैं, तो L इक्वल टू ये हमारा हो गया, m का भी वैल्यू निकल गया, n के भी वैल्यू निकलेंगे, तो यहां से आएगा 2/3। इस तरह से हमारा दिया हुआ सदिश का हमने दिक् अनुपात निकाले, फिर उसका मापांक निकाले, इकाई सदिश निकाल दिए, इकाई सदिश के जो i j k का घटक रहा, अदिश घटक, वही सब बन गया दिक्कोज्या, और वही दिक्कोज्या का मान एल के फॉर्म में होगा। यही हमारा कंप्लीट आंसर बन जाएगा। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल प्रश्न संख्या 14, 40 नंबर सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि कोई वेक्टर हमको दे रखा है और ये अलग अलग एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कि तीनों एक्सिस के साथ बराबर बराबर एंगल बना रहा है। हमको ये प्रूफ करना है, हमको ये बतलाने हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस के साथ हमारा हुआ वेक्टर बराबर एंगल पर झुका हुआ है, अर्थात बराबर एंगल सबमिट करता है। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि चलो एक वेक्टर उठाते हैं, इस वेक्टर का कुछ नाम नहीं है, कुछ नाम नहीं है तो हम इसको नाम देते हैं। चलो ए वेक्टर हमारा यही वेक्टर है, तो ये हो गया हमारा i प्लस j प्लस में k। तो ए वेक्टर हमने क्लियर कर लिया। अब पूछ क्या रहा है, प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि ओ एक्स ये हो गया हमारा ओरिजिन और ये हो गया x, ओ एक्स मतलब ये, ओ वाई मतलब ये, ओ जेड मतलब ये। तो ओ एक्स के साथ बना कोण, ओ वाई के साथ बना कोण और ओ जेड के साथ बना कोण, ये तीनों के साथ बराबर बराबर एंगल बनाता है। आपको प्रूफ करने बतलाने हैं। तो ओ एक्स के साथ बना कोण, तो हमारा ये वाला मान लो कोण, ये हमारा अल्फा है।
तो एक्स एक्सिस के साथ बना कोण, ये हो गया हमारा अल्फा। फिर ओ वाई इसके साथ बना कोण, तो ये हो गया हमारा बीटा। और फिर ओ जेड इसके साथ बना कोण, तो ये हमारा एंगल हो गया, ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गया गामा। तो पूछ रहा है हमसे कि बताओ कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों के साथ बराबर कोण बना दे। तो इसके जो तरीके हैं या इसको हम आसानी से प्रूफ करेंगे या दर्शाएंगे, शो करेंगे कि दिया हुआ जो वेक्टर है उसका हम इकाई सदिश निकालते हैं, और इकाई सदिश निकालेंगे और उससे हमारा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों का मान देखते हैं। फिर अगर बराबर हो गया तो ये तीनों से अक्ष के साथ या वेक्टर बराबर कोण पर झुका हुआ होगा, यानी कि वहां से हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, और इस ए वेक्टर का इकाई सदिश, तो ए वेक्टर का इकाई सदिश यहां से हमारा वैल्यू आएगा ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और उसके बट्टे में मॉड ए वेक्टर, और यहां से हमारा वैल्यू आएगा फिर आई प्लस जे प्लस के, और फिर आई के गुणक, जे के गुणक, के गुणक, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो टोटल हो गए 10। तो यहां से हमारा वैल्यू है आई बट्टा या आई प्लस जे प्लस के बट्टे √3। सबके अलग अलग पार्ट में, सबके हर में, सबका डिनोमिनेटर में √3 है, तो हम इसको अलग अलग पार्ट में बांटेंगे। तो फिर जब बांटेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा 1/√3, और ये हो गया आई प्लस 1/√3, और ये वैल्यू आएगा जे, और फिर प्लस, चूंकि इसके बगल में कुछ नहीं है तो एक, इसके बगल में कुछ नहीं है तो एक, इसके बगल में कुछ नहीं है तो एक, और सारे को अलग अलग टर्म में हम बांट देते हैं। तो यहां से आएगा 1/√3, और ये यहां से के, आई का गुणक, जे का गुणक, के का गुणक, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो सब इकाई सदिश के जो दिक् कोसाइन होंगे, दिक् को ज्या होगा, यही हमारा दिक् कोसाइन होगा। तो ये हमारा दिक् कोसाइन बन गया, ये भी हमारा दिक् कोसाइन बन गया। तो इकाई सदिश के आई, जे और के का अदिश घटक दिक् कोसाइन बन जाता है, और यही दिक् कोसाइन हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा, और फिर देखो ये हो जाएगा कॉस बीटा, और यहां से यही वैल्यू आएंगे, इसी को लिखेंगे कॉस गामा। तो एक्स एक्सिस के दिक् कोसाइन कॉस अल्फा, वाई एक्सिस के दिक् कोसाइन कॉस बीटा, और ये कॉस गामा। देखो ध्यान से, कॉस अल्फा के वैल्यू, कॉस बीटा के वैल्यू, कॉस गामा के वैल्यू तीनों बराबर हैं, इसलिए हम यहां से लिख सकते हैं कि चूंकि कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा और ये कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा, तो यहां से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये तीनों के वैल्यू हमारा बराबर हुए, इसलिए फाइनल में रिपोर्ट आएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा और इतना इज इक्वल टू गामा। मतलब यहां से साफ हुआ, स्पष्ट हो गया कि हमारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ कौन, वाई के साथ, ओ वाई के साथ, ओ जेड के साथ बराबर कौन बना रहा है, यहां से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट में हम ये ऐसा एक लाइन लिख सकते हैं यहां से कि अतः स्पष्ट है कि सदिश द्वारा एक्स एक्स ओ एक्स के साथ बनाया गया कौन, सदिश द्वारा ओ वाई के साथ बनाया गया कौन, और ओ जेड के साथ बनाया गया कौन, अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर है। अतः ए वेक्टर ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर कोण पर झुका भी है। हमारा प्रश्न संख्या 15 हमसे क्या चाह रहा है, तो हमसे ये कह रहा है कि बिंदु P यानी कि पॉइंट P है और बिंदु Q, P और Q दो पॉइंट है, और इसको मिलाने वाली, दो पॉइंट को मिलाने पर जो रेखा बनेगा उस रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः इंटरनली, बाह्य मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट R है, तो उस R का पोजीशन वेक्टर निकालो, स्थिति सदिश निकालो। याद करो स्थिति सदिश क्या होते हैं, तो बिंदु के नियामक से बने सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। तो पॉइंट के नियामक से बने सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। यदि P और Q के बीच में अगर R आता है तो वह कहलाएगा अंतर विभाजन, और अगर R P Q के बाद आते हैं तो वह कहलाएंगे बाह्य विभाजन। तो हम इसको समझते हैं। तो हमारा ये, हम मान लो कि हमारा ये 3D है और ये त्रिविम में हमारा कोई पॉइंट, मान लो यहां से ये पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया P, और ये दूसरा पॉइंट वो हमारा हो गया Q, अब ये हो गया P और ये Q। P से Q को मिलाने वाली वेक्टर, या ऐसे कहो P से Q को मिलाने वाली रेखाखंड, तो रेखा को ये हमारा कोई पॉइंट है जो R है इंटरनली, अंदर आंतरिक रूप से अगर ये हमारा पॉइंट R है, इसको अगर बांटता है 2:1 में, तो पूछ रहा है हमसे ये कि इस R का स्थिति सदिश निकालो, इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालो। तो हम देखते हैं P, पॉइंट P का स्थिति सदिश क्या है, तो पॉइंट P के स्थिति सदिश है हमारा I, और उसके बाद
प्लस 2j और प्लस ये माइनस में k। उसके बाद q का मान तो यहां से आएगा माइनस में i और फिर प्लस में j और फिर प्लस में k। यहां से हमारा p और q दोनों क्लियर हो गए। अब देखो इससे संदर्भित हम थोड़ा कंसेप्ट देना चाहेंगे। जैसे मान लो ये मूल बिंदु O के सापेक्ष ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा OP, ये मूल बिंदु O के सापेक्ष हमारा ये पोजीशन वेक्टर हो गया OP, और ये हमारा O के सापेक्ष ये पोजीशन वेक्टर बन गया हमारा OQ। अगर R इस पॉइंट को इस ये हमारा पॉइंट R इस P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 में डिवाइड करता है, तो R का पोजीशन वेक्टर क्या है, यहां पर जो कोऑर्डिनेट होंगे उससे बने सदिश क्या होंगे। तो हम इसको देखते हैं, पहले कंसेप्ट को समझते हैं। यदि त्रिविम में कोई दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन सेगमेंट रेखाखंड, ये दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट है, ये हमारा P और दूसरा हो गया Q। P Q से होकर जाने वाला कोई लाइन सेगमेंट अगर पॉइंट R इंटरनली डिवाइड करता है, ये इंटरनली डिवाइड करता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर m अनुपात n में बांटता है, तो इस बिंदु R का स्थिति सदिश जो होगा, हम बस अपने हमारे हाथ को देखो, ध्यान से देखो, तो इस प्रकार से जैसे m का ये हमारे हाथ का डायरेक्शन ये और इस हाथ का डायरेक्शन ये, उसी प्रकार से हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पोजीशन वेक्टर से m से q के पोजीशन वेक्टर में और n से p के पोजीशन वेक्टर में। ये हमारा इंटरनली डिवाइड करेगा, उस समय में हम ऐसा ही करेंगे और एक्सटर्नली में भी ऐसा ही करेंगे। केवल इंटरनली जब डिवाइड होगा उस समय में प्लस का साइन लगाएंगे और एक्सटर्नली में माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहां से r का स्थिति सदिश हो जाएगा, r का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा हमारा r का पोजीशन वेक्टर। तो p से m से q में, तो ये r वेक्टर इक्वल टू स्थिति सदिश r वेक्टर m से q में, तो m इंटू q वेक्टर, उसके बाद प्लस n इंटू p वेक्टर, n इंटू p वेक्टर बटा ये दोनों अनुपात को हम सम कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। यहां से स्थिति सदिश कब, ये उस समय की है जिस समय में ये आंतरिक रूप से विभाजित करेगा। यदि एक्सटर्नल डिवीजन करता है तो उस स्थिति में हमारा r का जो वैल्यू आएगा, बस सब सारी बात वही रहेंगे, m से q में, n से p में, और बीच में केवल प्लस की जगह पर हम माइनस का साइन देंगे। तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा m इंटू q वेक्टर और माइनस n इंटू p वेक्टर, और फिर इसके डिवाइड में आ जाएगा m माइनस n। तो ये हमारा हो गया इंटरनली डिवीजन और ये हो गया एक्सटर्नली डिवीजन। तो हमारा प्रश्न में दोनों बात पूछ रहा है, एक बात पूछ रहा है अंतः मतलब इंटरनली आंतरिक रूप से, बाहर मतलब एक्सटर्नली बाहरी रूप से। तो जब डिवाइड करेगा तो यहां से हमारा आएगा आंतरिक विभाजन पर, आंतरिक विभाजन जब होंगे तो उस समय आंतरिक विभाजन होने पर ये r का जो मान होगा, r का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, वो हमारा यहां से आएगा r का स्थिति सदिश, जस्ट वही मेथड को फिर अपना लो। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे q के पोजीशन वेक्टर में, 2 से मल्टीप्लाई होंगे q के पोजीशन वेक्टर में इस तरह से, और फिर 1 से मल्टीप्लाई होंगे p के पोजीशन वेक्टर में। तो यहां से हो जाएंगे 2 इंटू q के पोजीशन वेक्टर में, फिर 1 से 1 इंटू p अपन ये दोनों का अनुपात जुट जाएगा, तो 2 + 1। अब इसका मान भर दो, तो q के पोजीशन वेक्टर क्या है, यहां से ये मान, फिर p के पोजीशन वेक्टर क्या है, तो यहां से ये मान, इसके मान भरेंगे और फिर यहां से जोड़ घटाव करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां से हमारा वो आंतरिक विभाजन क्लियर हो जाएगा। और बाहरी विभाजन करेंगे तो जब यहां पर हम लिख देंगे फिर से कि बाहरी विभाजन होने पर तो यहां से हमारा वैल्यू जो आएगा बस वही हो जाएगा, होने पर r के स्थिति सदिश, r का पोजीशन वेक्टर। तो अगर पॉइंट ए बी के PQ के अंदर है तो यांत्रिक विभाजन, और ये बाहर में जाकर यहां से PQ के बाद अगर होता है तो स्थिति सदिश हो जाएगा, यहां से r वेक्टर का स्थिति सदिश, r का इकाई सदिश, पॉइंट r का इकाई सदिश। तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा, बस ये सारे बात उतर जाएंगे, केवल जहां पर प्लस का साइन है वहां पर माइनस हो जाएगी। 2 इंटू क्यू माइनस 1 इंटू पी और बट्टा इसके बाद 2 - 1 क्यू के वैल्यू, तो यहां से ये वाला वैल्यू पुट करो, पी के मान फिर यहां से पुट करो, फिर जोड़ घटाव करो, यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न में यह कह रहा है कि बिंदु हमको दे रखा है P और Q, दो ऐसे पॉइंट है और इसको मिलाने हैं, और मिलाने के बाद एक वेक्टर बनेगा और उस वेक्टर का मिड पॉइंट क्या होगा, मध्य बिंदु क्या होगा, हमको ये पता करना है।
चलो ऐसा करते हैं, हम एक पॉइंट को उठाते हैं। चलो ये हमारा पॉइंट हो गया P, और ये हमारा दूसरा पॉइंट, एक सेकंड पॉइंट हम उठाते हैं, और ये हमारा हो गया ये Q। P के कोऑर्डिनेट क्या है? तो 2 3 4, मतलब 2 3 4, और उसके बाद Q के हो गए 4 1 -2। अब देखो P और Q दोनों को मिलाने वाली तो मिला दिए हमने, अब मिलाने वाली सदिश, तो चलो अब वेक्टर बना दिए, वेक्टर बना दिए। इसका मध्य बिंदु कहीं ना कहीं तो बीच में पॉइंट होगा। अब देखो मध्य बिंदु इस PQ को, इस लाइन सेगमेंट रेखाखंड PQ को दो पार्ट में बांट रहा है, एक पार्ट ये बन रहा है और दूसरा पार्ट हमारा ये बन रहा है। एक पार्ट ये बना और दूसरा पार्ट हमारा बना, वो हमारा बना ये बना। तो इसके मिड पॉइंट का, चलो इसको हम मानते हैं, इस पॉइंट को R मानते हैं। तो मध्य बिंदु का अगर नियामक निकालना पड़े तो बस वही, फिर से वही स्टेप, जब मिड पॉइंट पर काटते हैं तो वो परिस्थिति में जो विभाजन अनुपात हो जाता है वो हो जाता है 1:1। जब मध्य बिंदु पर काटे तो विभाजन अनुपात होगा 1:1। जस्ट अब हम इससे इसको एक से हम Q को मिलाते हैं, जस्ट अभी हम थोड़ा देर पहले जो सिखाए अनुपात वाला, बस, और एक से फिर हम इस P के पॉइंट को मिलाते हैं। तो हमारा यहां हो जाएगा 1 × Q प्लस 1 × P, और अपॉन में ये दोनों का सम हो जाएगा 1 + 1। अब देखो ये हमारा Q से बना वेक्टर कौन सा होगा? तो पॉइंट Q से बना वेक्टर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 4i, और उसके बाद प्लस j, और फिर माइनस में 2k। ये हमारा हो गया Q से बना हुआ। अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही रह जाएगा मान, और फिर 1 से P में गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। और P के नियामक से बना सदिश क्या होंगे? तो ये हो जाएंगे 2i प्लस 3j और प्लस में 4k, और यहां से हमारा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, और फिर i वाले से i वाले का, j वाले से j वाले का, k वाले से k वाले का जोड़ेंगे, और यहाँ से हमारा रिपोर्ट आएगा, वो आएगा 4i + 2j, तो ये हो जाएगा 6i, और उसके बाद 1j + 3j, तो ये हो जाएगा 4j, और ये हम यहाँ से आएगा फिर माइनस में 2k प्लस में 4k, तो ये हो जाएंगे प्लस में 2k और अपॉन में 2। यहाँ से 2 हमारा कॉमन मिल जाएगा और 2 कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ से अंदर में बच जाएंगे 3i + 2j और प्लस में k और अपॉन में 2। यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। बस यही जो वैल्यू आया, यही जो मान आया, 2 से 2 कैंसिल आउट, और यही जो मान आया वो हमारा हो जाएगा P और Q का मिड पॉइंट। तो P तथा Q को मिलाने वाली सदिश, मिलाने वाली सदिश, मिलाने वाली वेक्टर, मिलाने वाली सदिश के मध्य बिंदु, सदिश के मध्य बिंदु, सदिश के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का, और मध्य बिंदु कौन सा? तो चलो हमने इसको R माना है, तो मध्य बिंदु R का जो स्थिति सदिश होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, वो हमारा यहां से आएगा स्थिति सदिश, वो आएंगे 3i + 2j + k। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमारा प्रश्न संख्या 17 में 3 पॉइंट हमको ये कह रहा है कि पॉइंट A और दूसरे पॉइंट ये हो गया, मान लो कि हमारा B हो गया, और ये तीसरे पॉइंट हो गए C, और ये 3 पॉइंट A B और ये हमारा हो गया C, ये तीनों पॉइंट मिलकर एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण कर रहा है जो कि समकोण त्रिभुज है। ये हमको दर्शाने के लिए कह रहा है, ये हमको साबित करने के लिए कह रहा है। चलो ऐसा करते हैं, ये हमारा त्रिविम, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में ये 3 अलग अलग पॉइंट्स में नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो अलग अलग असंरेख बिंदु हैं, और ये असंरेख बिंदु को मिलाने पर एक ट्रायंगल का निर्माण होता है, एक त्रिभुज का निर्माण होता है। और यह त्रिभुज को बतलाने हैं कि हमारा ये जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे ये तीनों पॉइंट्स मिलकर। बस हमें ये शो करने हैं पॉइंट ए के पोजीशन के कारण, यानी कि पॉइंट ए के नियामक से बने जो सदिश है हमारा, वो हमारा है ए वेक्टर, और ये हो गया हमारा ए वेक्टर, और इसके पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर, पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर हमारा हो गया बी वेक्टर, और उसके बाद पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर तो हमारा ये हो गया ये सी वेक्टर। अब देखना कि हमको इसमें करना क्या है, तो हमको करना ये है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, यानी कि तीनों अलग अलग पोजीशन वेक्टर से बना जो ट्रायंगल है, और उसके ये साबित करना है कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है 2 छोटी भुजा के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो हम इस लेंथ को पहले निकालेंगे, फिर इस लेंथ को निकालेंगे, फिर इस लेंथ को निकालेंगे,
तो हम ऐसा करते हैं, ए बी वेक्टर पता करते हैं, पॉइंट ए से बी की तरफ जाने वाली वेक्टर हम ए बी वेक्टर को निकालते हैं, और फिर उसके बाद बी से सी की ओर जाने वाली वेक्टर तो हम बी सी वेक्टर को निकालते हैं, फिर सी से ए की ओर जाने वाली वेक्टर सी ए वेक्टर को निकालते हैं। तो हमारा ए बी वेक्टर जो होगा, ए बी वेक्टर, वो ए बी वेक्टर बी में से ए घटने के पश्चात मिलेगा। ऐसा ही तो हमने पीछे बताया था कि सदिश के अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु को घटाते हैं और उससे जो सदिश प्राप्त होता है वह उन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला सदिश हो जाता है। तो ए बी वेक्टर हमारा इसी तरह से निकलेगा, ए बी वेक्टर ए से चलने वाला बी पर समाप्त होने वाला, तो हमारा ए बी वेक्टर बी में से ए घट जाएंगे, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर को आप घटाओ, 2i में से 3i को घटाओ, तो यहां से हमारा कितना बच के आ जाएगा, तो 2i माइनस 3i, तो यहां से हो जाएंगे हमारा माइनस में i। फिर उसके बाद देखते हैं माइनस में j से आपको हटाने, ए बी का मतलब पोजीशन वेक्टर बी में से पोजीशन वेक्टर ए को हटाने हैं, तो यहां से हो जाएगा माइनस j और उसमें से घटेंगे, और दो बार क्योंकि पहले खुद अपने माइनस में फिर घटेंगे तो फिर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये प्लस में 4j हो जाएंगे और ये हो जाएंगे माइनस में j, तो यहाँ से प्लस में 4j और ये माइनस में j, तो यहाँ से बच जाएंगे प्लस में 3j, तो यहाँ से निकल के आ गया हमारा ये 3j। फिर उसके बाद बी में से ए को घटाने, क्योंकि अगला पॉइंट में से पिछला को घटाएंगे, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाएंगे, तो के में से हम अब घटाने वाले हैं माइनस 4k को, तो अब बताओ, तो ये हमारा के माइनस माइनस में 4k, ये माइनस डबल क्यों, एक तो घटाने हैं और जो घटने वाले हैं वो भी माइनस में, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यहाँ से k प्लस 4k, यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 5k, तो ये हो जाएगा प्लस में 5k। हमने निकाल लिया ए बी वेक्टर, क्लियर कर लिया, ए बी वेक्टर निकल गया, ये निकल गया ए बी वेक्टर। अब निकालते हैं हम ए बी वेक्टर का मोड, यानी कि पॉइंट ए से बी तक की लंबाई, तो ए से बी तक की लंबाई, ए बी वेक्टर की लंबाई यानी कि ए से बी तक की लंबाई, तो ए बी वेक्टर की जो लेंथ हो जाएगी, परिमाण जो हो जाएगा, इसका मॉड जो हो जाएगा या मैग्नीट्यूड जो हो जाएंगे, वो हमारा हो जाएगा ए बी वेक्टर की लेंथ, ए बी वेक्टर और इतने का मोड, और जब इसका मोड करेंगे तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा -1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3 का स्क्वायर, फिर प्लस में 5 का स्क्वायर, और इस सारे के जब स्क्वायर करेंगे सबका जोड़ेंगे स्क्वायर करके, तो यहां से हमारा वैल्यू मिलने वाला है वो हो जाएगा 1 + 9 + 25, और इस सब का हिसाब किताब करेंगे, सबको जब जोड़ेंगे तो यहां से हमारा क्या मिल रहा है ऐसे देखते हैं, तो 25 और ये 10 दोनों मिलकर हो जाएंगे 35, तो हमने निकाल लिया, इसकी लंबाई निकाल लिया, ये 35 इकाई है, √35 इकाई, हमने इसका लेंथ निकाल लिया। अब देखो, तो ए बी वेक्टर की लेंथ हमने क्लियर कर लिया। अब देखते हैं बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो बी सी वेक्टर हमारा होगा, बी सी वेक्टर इसका मतलब है कि बी से चलने वाला और सी पर समाप्त होने वाला, प्रारंभिक बिंदु बी और अंतिम बिंदु सी, तो प्रारंभिक बिंदु बी को मानेंगे और अंतिम बिंदु सी को मानेंगे, तब हमारा बी सी वेक्टर क्या आने वाला है, तो सी में से बी को सी में से हम बी को घटाएंगे, इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को घटाएंगे, तो इससे निकल के आएगा हमको बी सी वेक्टर, और बी सी वेक्टर जो आएगा हमारा वो i - 2j, तो i - 2j, तो सी में से बी को घटाएंगे, तो सी हमारा यहाँ है, बी यहाँ है, तो i - 2j, तो यहां से हमारा आएगा माइनस में है, तो ये हो जाएंगे माइनस में i। उसके बाद फिर ये माइनस जे में से सी में से भी घटाने हैं, तो -3j में से हम -j को घटाएंगे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -3j और प्लस में 1j, तो हमारा यहां से आएगा माइनस में 2j, तो ये हो गया हमारा माइनस में 2j। उसके बाद फिर देखते हैं सी में से फिर बी को घटाने हैं, तो हमारा i j दोनों का काम हो गया। अब के में से के को घटाएंगे, -5k में से घटाने हैं 1k, तो -5k - 1k ये हो जाएगा माइनस में 6k, ये घट के आ जाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो -5k उसमें से एक के घट गया, तो -5k और उसके बाद -k, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे माइनस में 6k, यहां से ये वैल्यू आएगा, तो हमारा ये वैल्यू यहां तक आ गया। अब बी सी वेक्टर यानी कि बी और सी के बीच की लंबाई, तो बी सी वेक्टर की लंबाई, अब इसकी लंबाई जब निकालेंगे, इसके लेंथ जो निकालेंगे, इसके परिमाण या मापांक जो निकालेंगे, तो बस वही तरीका अपनाएंगे जो हमने पीछे सीखा था, दिक् अनुपात के वर्गों के जोड़ का वर्गमूल, तो यहां से आएगा हमारा -1 का स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस में 2 का स्क्वायर, और फिर यहां से आएगा हमारा अगला वैल्यू -6 का स्क्वायर, तो इस सारे के स्क्वायर करेंगे, फिर वर्गों के जोड़ के वर्गमूल पता करेंगे, तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा 1 + 4 प्लस, और ये हो जाएंगे 36, तो ये हो जाएंगे 36, सारे मिलके हो जाएंगे 41, तो इसके लेंथ हमने निकाला √35, और फिर इसका लेंथ क्या निकाला √41, तो हमने इसकी लंबाई निकाल लिया, फिर इसकी लंबाई निकाल लिया, अब हम इसकी लेंथ निकालते हैं, तो हमारा सी ए वेक्टर जो होगा
उसके प्रारंभिक बिंदु सी होंगे और अंतिम बिंदु ए। सी ए वेक्टर लिखने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सदिश जो सी से प्रारंभ हुआ है ए पर समाप्त हुआ है, सी से प्रारंभ हुआ है ए पर समाप्त हुआ है, तो हमारा सी ए वेक्टर जो हो जाएंगे वो अगला एक पॉइंट ए में से सी को घटाने से प्राप्त होगा। हमने पीछे सिखाया था कि कोई सदिश जब निकालते हैं पॉइंट से होकर जाने वाला सदिश जो होता है, स्थिति सदिश जो होता है, वो अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटा के निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा आएगा ए वेक्टर और माइनस में सी वेक्टर, अगला पॉइंट में से पिछला पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम घटाएंगे, तो यहाँ से घटकर क्या आएगा ए वेक्टर माइनस में सी वेक्टर। तो ए वेक्टर हमारा ये रहा और माइनस में सी वेक्टर ये रहा। अब घटा देखते हैं, और घटा कर देखते हैं 3i में से 1i जाएगा, तो यहाँ से हमारा आएगा 3i माइनस 1i, तो ये हो जाएंगे 2i। फिर आगे देखते हैं माइनस 4j में से घटाने हैं, और जब घटाने हैं तो ये तो पहले से माइनस में और घटाने हैं इसलिए और माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 3j, क्योंकि घटाने पर ये डबल माइनस में आएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे माइनस 4j और प्लस में 3j, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 1j। यहाँ से हमारा बच के आएगा माइनस में 1j। और फिर माइनस 4 में से घटाने 5 को घटाने माइनस में, क्योंकि जो घटने वाला है वो खुद माइनस में, एक घटाव का चिन्ह होगा और एक इसका चिन्ह होगा, तो यह माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस 4k और ये प्लस में 5k, तो यहाँ से हमारा मिल के आएगा प्लस में 1k, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में 1k, चूंकि 1 लिखा था नहीं, ये 1 उसके बगल में ही होते छुपे हुए होते, तो यहाँ से हमारा निकल के आया सी ए वेक्टर। और अब हम सी ए वेक्टर के तीर की लंबाई अर्थात सी से ए तक की लेंथ निकालते हैं। तो अब सी ए वेक्टर का परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका परिमाण निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा परिमाण जो आएगा वो आएगा सी ए वेक्टर का मॉड। और जब मॉड निकालते तो हमने सिखाया वही बात, आई के बगल में जे के बगल में के बगल में जो सब एक दिखाई दे सबका स्क्वायर करो, फिर उसको जोड़ो, उसका वर्गमूल कर दो, वही निकल के आएगा उसका परिमाण, या उसके बिंदु से बिंदु के बीच की लंबाई, या उस तीर या सदिश के परिमाण निकल के आएंगे। तो यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, यहाँ से आएगा फिर हमारा वैल्यू 4 + 1 + 1, तो ये हो जाएंगे √6, तो हमारा ये वैल्यू हो गया √6। ध्यान से देखो, अब ठीक से देखो, यह हमारा जो त्रिभुज बना, उस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमारा ये है, और दोनों छोटी भुजा कौन कौन से, तो √6 और √35। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय जब लागू होते हैं तो पाइथागोरस का जो हाइपोथेसिस है, पाइथागोरस ने जो कहा, थ्योरम में अपने ये बात कहा कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वह दोनों छोटी भुजा के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा सबसे बड़ी भुजा जो आता है लंबाई में, वो हमारा √40 बनाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, हम बता सकते हैं कि यहाँ कौन सी भुजा, तो ये वाली भुजा, तो BC का स्क्वायर मॉड BC वेक्टर का स्क्वायर बराबर होगा, यानी कि इस √41 का स्क्वायर, तो 41 आएंगे, ये बराबर कितना के बराबर होंगे, तो मॉड AB वेक्टर के स्क्वायर प्लस फिर ये मॉड में AC वेक्टर का स्क्वायर। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाता है, और हम कहेंगे कि कर्ण का स्क्वायर दो छोटी भुजा, ऐसे कहो कर्ण का स्क्वायर लंबे स्क्वायर और आधार स्क्वायर दोनों के जोड़ के बराबर होंगे, और यहाँ से हमारा ये जो एंगल बन जाएगा वो 90 डिग्री होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, तो हमारा ये तो बन गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये हमारा सबसे बड़ी भुजा √41 बन गया, ये हमारा 90 डिग्री बन जाएंगे। और यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है कि BC का स्क्वायर मॉड BC वेक्टर का स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होंगे दोनों छोटी भुजा के वर्गों के जोड़ के बराबर। इसीलिए ABC तथा C एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। आप इसको सिद्ध करो या प्रूव करो, ये सब बात वही है। तो यहां से हमारा प्रूव हो गया कि पॉइंट ABC तीनों एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 18 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, और पूछ रहा है हमसे कि त्रिभुज ABC में कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, रॉन्ग है, गलत कौन सा है इसमें से, चारों स्टेटमेंट्स में से वो हमको खोजने हैं। हमने पीछे एक दिन पढ़ा था, पीछे के एपिसोड में हमने सीखा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब सदिशों का जोड़, सदिशों के जोड़ में हमने सीखा है कि दो सदिशों के जोड़ने में एक सदिश के सिर पर दूसरे सदिश का जब पैर होता है तो पहले सदिश के पैर से दूसरे सदिश के सिर को मिलाते हैं, और वह सदिश उन दोनों सदिश के जोड़ का परिणामी सदिश होता है। तो हमारा AB वेक्टर के सिर पर उसके BC वेक्टर के पैर है,
ए बी वेक्टर के शीर्ष पर बीसी वेक्टर इस वेक्टर का पैर है। तो हमारा परिणामी सदिश क्या होगा? तो पहले वाले सदिश से दूसरे वाले सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली सदिश। तो हमारा ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमारा यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो ए बी वेक्टर प्लस वो हो जाएंगे हमारा बीसी वेक्टर इज इक्वल टू एसी वेक्टर। अब बस अब इसी रिजल्ट के आधार पर हम ये चारों का चेक कर लेते हैं। तो ए बी प्लस बीसी, अब एसी उधर से उठ के आएंगे तो हो जाएगा माइनस में एसी। तो ए बी प्लस बीसी माइनस एसी। देखो ए बी प्लस बीसी और ये प्लस में एसी है, इधर आएंगे तो माइनस में एसी, उधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो। तो हमारा ई हो गया सही। ठीक, अब फिर देखते हैं और कौन सही है। तो ए बी प्लस, अब ए बी प्लस बीसी, ए बी प्लस बीसी, तो ए बी प्लस बीसी ये मिल रहा है। अब सुनो एसी, ये हमारा एसी है, उसको उठा के इधर लाते हैं। तो ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, अब इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में एसी वेक्टर इक्वल टू जीरो। अभी हमारा माइनस में एसी है, तो अगर हमारा एसी ये है, ये हमारा अगर एसी है तो इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा क्या होंगे? तो इसका उल्टा ये हो जाएंगे सी ए वेक्टर, ए से बी की तरफ जाने वाली वेक्टर ए बी वेक्टर, तो सी से ए की तरफ आने वाली सी ए वेक्टर। अब ये हमारा होगा ए सी वेक्टर, तो ये प्लस में होंगे, तो सी ए ये उल्टा डायरेक्शन है सी ए, तो ये हो जाएगा माइनस में ए सी वेक्टर। तो ये हो जाएंगे हमारा सी ए, तो माइनस में सी ए वेक्टर। तो यहां से देखो तो ये हो जाएगा माइनस में ए सी को हम लिख सकते हो उलट के, जब हम इसका पोजीशन चेंज करेंगे, सी को पहले और ए को बाद में, तो ये ऐसे हम इसको माइनस, उसका साइन बदल जाएगा। तो यहां से हो जाएंगे ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर, और ये माइनस ए सी को अगर हम सी ए लिखें तो इसका चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस सी ए वेक्टर। अब देखो यहां से हमारा बराबर जीरो, और ये एक साथ लगातार दो माइनस, तो ये हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहां से हमारा हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। देखो वही हमने लाया, तो हमारा दूसरा भी, पहला भी जो रिपोर्ट है वो सही रहा, दूसरा भी सही रहा। फिर तीसरा पर विचार करते हैं। तो हमारे यहाँ तीसरा पर विचार करते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और बराबर में है ए सी। अगर उसको उठाकर इधर लाते हैं तो हमारा प्लस में, ये जो हमारा माइनस में है, ये जो हमारा माइनस में है, तो इधर आके हमारा तो ये प्लस में सी हो गया, जबकि यहाँ पर रिपोर्ट क्या कर रहा है माइनस में, तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएंगे। और ये सही है, सही क्यों है? तो देखो ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस में सी है। अब इस रिपोर्ट को हम केवल चेंज कर दे ए बी वेक्टर, और इसके बाद इसका पोजीशन अगर चेंज करते हैं तो इसको हम उलट के लिख देंगे सी बी वेक्टर, परंतु यहाँ जो प्लस का साइन है वो हो जाएगा माइनस। बी सी मतलब बी से सी, और सी बी मतलब सी से बी, तो ये प्लस में हो जाएंगे सी ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा ये भी सही है, बस केवल जो हमारा ऑप्शन नंबर सी था वो हमारा रॉन्ग चला गया। तो हमारा प्रश्न संख्या 19, ये 90 नंबर सवाल है और ये आपका लास्ट सवाल भी है। तो इसमें कह रहा है क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो संरेखित सदिश है, मतलब कोलिनियर वेक्टर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब आपको ये चार कथन है ए बी सी डी, इसमें से कौन ऐसा है जो गलत है? तो गलत कौन है ये हमको पता करना है। पहले पता कर लेते सही सही बात कौन सा चल रहा है। हमने पीछे के इसी एक्सरसाइज में 10.2 में क्वेश्चन नंबर 11 में हमने ऐसा एक सवाल को देखा, उसको हल भी किया, बनाए भी कि संरेख होते हैं, समानांतर होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो उसके दो कंडीशन हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? तो अगर ए वेक्टर और ये बी वेक्टर अगर संरेख होते हैं तो ए वेक्टर इज इक्वल टू होगा लेम्डा बी वेक्टर। तो हमारा ये भी बात सही है। या ऐसे कह सकते हो कि बी वेक्टर इज इक्वल टू लेम्डा बी वेक्टर। तो देखो दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख सदिश कहलाते हैं या सदिश संरेख होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ए वेक्टर इज इक्वल टू लेम्डा बी वेक्टर या बी वेक्टर इज इक्वल टू लेम्डा ए वेक्टर। तो हमारा ये तो अपना सही रहा। तो हमारा पहला कथन स्टेटमेंट जो हमारा पहला है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, अगर हमारा ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो ठीक इसी के बराबर लंबाई का दूसरा वेक्टर अगर हम बी वेक्टर को उठाते हैं तो ये माइनस में नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे, या अगर हम इसी डायरेक्शन में हम उठाते हैं तो हमारा ये हो जाएगा प्लस में बी वेक्टर। और देखो तो हमारा ये तीनों जो अलग अलग सदिश है, तीनों अलग अलग सदिश एक दूसरे के पैरेलल है, हमारा ये भी चलेगा। मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन भी अपना सही रहा। और ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, ये बात गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? तो हमने पीछे पढ़ा कि दो वेक्टर समानांतर होते हैं, संरेख होते हैं, तो वो संरेख होने की स्थिति में उसके दिक् अनुपातों का अनुपात यानी कि a1 बटा b1 बराबर a2 बटा b2 बराबर a3 बटा b3, दिक् अनुपातों का अनुपात बराबर होता है।
तो चूंकि d का अनुपातों का अनुपात बराबर होते हैं अर्थात समानुपाती होते हैं, जबकि यहाँ गाढ़ा समानुपाती नहीं है। बस ये हमारा हो गया गलत है। फिर अगला को देख लेते हैं। दोनों सदिशों के ए और बी वेक्टर की दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न है। तो हाँ, ये ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि अगर दोनों सदिशों की दिशा समान है तो दिशा समान है, अगर परिमाण भिन्न है तो अलग अलग परिमाण वाले सदिश भी ऐसा हो सकते हैं कि वो समानांतर होंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि दोनों सदिशों के ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा समान है। यह जरूरी नहीं, क्योंकि समानांतर होने के लिए बीच की गैपिंग, बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस से हमारा लेना देना है, ना कि उसके डायरेक्शन समान है तो वह समरेख सदिश होंगे, ऐसा नहीं है। बीच की गैपिंग से हमारा ये ऐसा होना चाहिए। तो ये भी हमारा रॉन्ग बन जाता है। अगला वीडियो में हम फिर मिलते हैं, और आप धैर्य बनाए रखिए, विश्वास रखिए इस व्यक्ति पर, या आपको संपूर्ण कंप्लीट एनसीईआरटी का एक एक सवाल, ऑब्जेक्टिव टाइप सारे सवाल, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे सवाल आपको कराते रहेंगे। और अगला वीडियो मैं अब जल्द ही आपको अपलोड करने वाला हूँ।